हेलो गाइस, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में अकबर के विषय में पढ़ेंगे। मुगल वंश अकबर, इसके पहले का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। मुगल वंश में आप लोगों ने देख लीजिए। बाबर के विषय में, बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं का इतिहास, उसके बाद फिर शेरशाह सूरी का इतिहास, क्योंकि हुमायूं का जो टाइम पीरियड है उसको हमने 2 कालखंडों में देखा था। और उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर, आज इसी के बारे में देखते हैं। लेट्स लर्न। देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, अमरकोट के राणा वीर साल के महल में, जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540, और उसके पहले 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध में थोड़ा सा हम रिकेप देख लेते हैं। 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें चौसा का युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण फिर शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। शेर शाह सूरी उसके बाद हो गए थे, वही शेर खां जिसके बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, उसके बाद फिर उसका नाम एक शेर को मारने के कारण शेर खां पड़ा। उसके बाद फिर वही शेर खां चौसे का युद्ध में 1539 में हुमायूं को हरा देता है चौसा का युद्ध में। और हुमायूं को हराने के बाद उसने अपना नाम, एक उपाधि रख ली शेर शाह सूरी के नाम से, वो फिर जाना गया। उसके बाद फिर होता है 1540 को बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं इसे। 1540 में हुमायूं को उसने मतलब हरा कर उसके आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद फिर हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। 3 साल इधर उधर भटकने के बाद, उसी 3 साल के बीच में, देखिए 1540 में उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। उसके बाद वो 3 साल तक इधर उधर भटकता रहा। उसी के बीच में उसकी शादी होती है हमीदा बानो बेगम से हुमायूं की शादी होती है। इसी हमीदा बानो बेगम का पुत्र कौन हुआ था? अकबर। ठीक है, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है। पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कब हुआ अकबर का जन्म। 1542 ईस्वी में। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। ठीक है, उसके बाद हुमायूं 1556 ईस्वी में, जब वो अपना राजपाट फिर से अपना अधिकार कर लेता है और फिर से शुरू करता है शासन। लेकिन क्या होता है 1555 में ये फिर से पुनः वापस होता है और अपना राजपाट फिर से लेता है। लेकिन हुमायूं की किस्मत इतनी खराब थी कि वो 1556 में ही सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1556 में जब इसकी मृत्यु हो गई, तब 1556 में इसके इसके उत्तराधिकारी के रूप में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक होता है। याद रखिएगा इसको। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक होता है। अब देखिए 1542 में जन्म होता है, 1556 में राज्याभिषेक होता है। जिस समय अकबर का राज्याभिषेक होता है उस समय अकबर की आयु महज 14 वर्ष थी। तो 14 वर्ष की आयु में अकबर राजा बनता है। ठीक है, तो अकबर का संरक्षक बैरम खां को बनाया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, अकबर का संरक्षक बैरम खां, जो कि 1556 से 1560 ईस्वी तक 4 साल तक अकबर का संरक्षक रहा। इसी के बीच में इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, तो जो बैरम खां था उसका संरक्षक अकबर का, वो 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और उसके बाद इसकी अकबर की एक धाय माँ माहम अनगा। ठीक है, तो अकबर के कुछ सरदार और धाय माँ माहम अनगा ने अकबर को इनके विरुद्ध भड़काया, बैरम खां के विरुद्ध, और अकबर ने इनको निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। कब निकाला था? 1561 में। ये देखिए 1560 संरक्षक बैरम खां को पद से हटाना। उसके बाद ये देखिए 1560 हमने लिखा है अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष। इसको भी पढ़ाते चल रहे हैं, इसको समझाते चल रहे हैं। आप लोग बस ध्यान से वीडियो देखिए जाइए और पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज यहाँ से। ठीक है, तो 1560 संरक्षक बैरम खां को पद से हटाना। क्यों पद से हटाया था अकबर ने? क्योंकि इसकी जो धाय माँ थी महामनगा और अकबर के सरदार उसके विरुद्ध इसको भड़का दिए थे। तो अकबर ने क्या किया? उनको पद से अपदस्थ कर दिया, हटा दिया। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे 1556 में देखिए
अकबर का राज्याभिषेक होता है 1556 में, और राज्याभिषेक होने के तुरंत बाद 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक होता है, और 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, मतलब उसी साल जिस साल अकबर का राज्याभिषेक होता है, अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू को हेमराज भी कहते हैं, हेमू और अकबर के बीच, ठीक है, प्रारंभ में हेमू को सफलता, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में घुस जाने के से युद्ध का पासा पलट गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। देखिए अकबर जो है राजा बनता है कब, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राजा बनता है, और उसी साल पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाबर के समय में, इसके पहले तो हुमायूं था, नहीं इसके पहले शेरशाह सूरी था, उसके पहले हुमायूं था, और हुमायूं के पहले हम लोगों ने बाबर को पढ़ लिया। तो बाबर वाले युद्ध में जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है, तो वो था पानीपत का, वो भी युद्ध था, पानीपत का ये भी युद्ध, तो उसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया जो कि 1526 में लड़ा गया, और इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा गया जो कि 1556 में लड़ा गया। पानीपत आज के समय हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो क्या होता है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसके कहा जाए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो हेमू और अकबर के बीच में होता है। जो हेमू था उसकी सेना बहुत विशाल थी अकबर की अपेक्षा, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि शुरू में तो हेमू को सफलता मिली, शुरू में ऐसा लग भी रहा था कि हेमू विजयी होगा और अकबर की हार हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि हेमू की आंख में एक तीर घुस जाती है, हेमू की आंख में तीर घुस जाती है, जिससे युद्ध का पूरा पासा ही पलट गया और अकबर विजयी होता है और दिल्ली तथा आगरा अकबर के अधिकार में आ जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिल्ली तथा आगरा अकबर के अधिकार में आ जाते हैं। कुल मिला के पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, या हम कह लें एग्जैक्ट डेट तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी हुआ और आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग कि जो माहम अनगा और अकबर के कुछ सरदारों के कहने पर अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को पद से अपदस्थ कर दिया था। उसके बाद फिर मक्का जाते हुए 1561 में पाटन नामक स्थान पर एक लोहानी अफगान मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। ठीक है, देखिए पद से अपदस्थ कर दिया। उसके बाद जब अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को पद से हटा दिया, तो जो बैरम खां था ना, वो तो पहली चीज़ तो स्वीकार कर लिया कि हाँ, मतलब उसको भेज दिया मक्का जाने के लिए, तो वो जा रहा था। ठीक है, तो मक्का जाते समय 1561 में पाटन नामक स्थान पर एक लोहानी अफगान था, उसने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के कारण, जिसका नाम था मुबारक खां, इन्होंने बैरम खां की हत्या कर दी, बैरम खां को मार डाला। आगे देखते हैं अकबर का साम्राज्य विस्तार। हम एकदम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं, है तो बहुत कुछ। ठीक है, एक प्रकार से समझ लीजिए अकबर का साम्राज्य विस्तार। मालवा विजय, यहाँ देखते हैं 1561 ईस्वी में मालवा विजय। मालवा का जो शासक था वो बाज बहादुर था। मालवा का शासक बाज बहादुर था। अकबर बाज बहादुर को पराजित कर मालवा का साम्राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में। यहाँ की राजधानी चौरागढ़ के पास एक युद्ध में रानी दुर्गावती को हराकर इस साम्राज्य को भी अकबर अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। आगे देखते हैं उसके बाद राजपूताना विजय। राजपूताना विजय, उसमें देखेंगे आमेर विजय। आमेर विजय 1562 ईस्वी, शासक भारमल। ठीक है, 1562 ईस्वी में आमेर विजय करता है और आमेर का शासक राजा भारमल थे। राजा भारमल, ठीक है, पहला ऐसा राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई, चाहे जो कह लीजिए, दोनों एक ही लोगों का नाम है, उनसे अकबर का विवाह करा देता है। हरकाबाई या जोधाबाई से अकबर का विवाह करा देता है।
उसके बाद फिर अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास और राजा भारमल के पौत्र मान सिंह को अपने दरबार में उच्च पदों पर आसीन कर दिया, उच्च पदों पर बैठा दिया। उसके बाद होता है मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान शासक राणा उदय सिंह 1567 ईस्वी में, ठीक है। अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कर जीत लिया और उदय सिंह जंगलों में भाग गए। देखिए, जो राणा उदय सिंह थे वो मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। तो मेवाड़ के राजा थे। उसके बाद यहाँ पे अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कर जीत लेता है और उदय सिंह जंगलों में भाग जाते हैं। फिर जो राणा उदय सिंह थे उनके पुत्र राणा प्रताप सिंह, ठीक है। फिर इनके पुत्र आते हैं राणा प्रताप सिंह। 18 जून 1576 को अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल विजय हुए। आप लोगों ने सुना होगा हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत ज़्यादा फेमस है। 1576 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल विजयी होते हैं, मतलब अकबर विजयी हुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अकबर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको याद रखिएगा। अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ होता है। वही हिंदाल जो कि इसके पिता हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो उसी हिंदाल की पुत्री थी रुकैया बेगम, उसी के साथ अकबर का पहला विवाह होता है, ठीक है। और आगे दरबार, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक कौन कौन से थे? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। इन्हीं की दरगाह पर अकबर ने जाकर मन्नत मांगी थी, जिनसे इनका पुत्र हुआ था, और इन्हीं के नाम पर ही उसने अपने पुत्र का नाम रखा था सलीम, जो कि आगे चलकर जहांगीर के नाम से फेमस हुआ था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम, ठीक है। तो शेख सलीम चिश्ती ऐसे भी याद कर सकते हैं। फैजी दरबार में राजकीय कवि के पद पर आसीन थे। अकबर के दरबार में राजकीय कवि के पद पर फैजी को आसीन किया था। गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, ठीक है। अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। जैसे एग्जाम में आ जाता है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने। आगे नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा सबसे प्रिय वाद्य यंत्र था अकबर का, इसी को बजाता था। अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रामायण का फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष है। तो अकबर के विषय में हमें बहुत कुछ पढ़ना, लेकिन हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक बार पूरा टॉपिक बेसिक हो जाए, फिर से कभी टाइम लगेगा फिर से हम डीपली चलेंगे, ठीक है। अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष देखिए, 1542 अकबर का जन्म, 1556 अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थित कालानौर में, ठीक। 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है, सिर्फ महज 14 वर्ष की आयु में। 1560 संरक्षक बैरम खां को पद से हटाना या अपदस्थ कर दिया पद से, ठीक है। 1562 दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने। उसके बाद फिर 1563 तीर्थ यात्रा कर समाप्त। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, राजपूताना विजय, आमेर विजय 1562 ईस्वी में। तो जब आमेर विजय करता है अकबर 1562 में, तो आमेर के जो राजा थे भारमल, उन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई कह लें, उनसे अकबर का विवाह कर देता है, राजा भारमल कर देते हैं, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह आमेर विजय में। तो इसमें क्या होता है, जो आमेर विजय के बाद जो अकबर था उसका रवैया हिंदुओं के प्रति भी कुछ सरल हो गया, मतलब अच्छा हो गया। हिंदुओं के प्रति भी अकबर का रवैया कुछ अच्छा हो गया। तो अकबर ने क्या किया, यहाँ देखिए, 1562 में जोधाबाई के साथ अकबर का विवाह होता है।
तो उसके बाद ही 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, रिलेट करेंगे। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। फिर 1564 में जजिया कर समाप्त। ठीक है, जजिया कर समाप्त। ये जजिया कर का होता है, हम शुरू से जब से पढ़ रहे हैं, आप लोग पूरा वीडियो जो देखते होंगे उनका पता होगा। भारत पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। उसी ने सबसे पहले जजिया कर भी लगाया था। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर होता क्या है? जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर होता है, हमने आपको बताया था, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो जो वो होता था, जो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम, उसने जजिया कर में जो है जो वसूल करता था, उसमें 5 लोगों को मुक्त रखा था। हिंदू उससे वसूल करता था तो उसमें भी 5 लोगों को मुक्त रखा था, उससे स्वतंत्र रखा था। कौन कौन से थे वो? देखिए, बूढ़े, ठीक है, औरत, बच्चे, विकलांग या दिव्यांग कह लें, और ब्राह्मण। इतने लोगों को उसने मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से स्वतंत्र रखा था, मुक्त रखा था। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे फिर से फिरोज शाह तुगलक आते हैं, जो कि जजिया कर जो है ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया था उसने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, 1564 में जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर ने। जब 1562 में अभी हमने देखा, राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई से उसका विवाह होने के बाद हिंदुओं के प्रति रवैया कुछ उसका सही हो गया, तो तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया। फिर 1564 में जजिया कर समाप्त। पर्दा प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गया। 1571 फतेहपुर सीकरी की स्थापना। ठीक है, और जो इसकी राजधानी थी आगरा, आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना ये क्या है, देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना मतलब होता है कि इसमें मुस्लिम समुदाय के जो मुस्लिम संप्रदाय के या समुदाय के जो धर्म से रिलेटेड जो डेबिट होता है, जो वाद विवाद होता है, ठीक है, उसके लिए इसने इबादत खाने की स्थापना की। जैसे अपने यहाँ पुजारी होते हैं, ठीक है, वैसे जो होते हैं मुस्लिमों में, तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, उनके लिए इबादत खाना की स्थापना करवाया 1575 में, जिससे वो भी मुस्लिमों के धार्मिक से रिलेटेड जो भी प्रावधान हो उसको वो भी समझ सके, सीख सके। ठीक है, फिर 1578 में क्या करते हैं? इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश अनुमति कर देते हैं। ठीक है, तो अकबर फिर 1578 में एक फिर रूल लाते हैं कि जो इबादत खाना की स्थापना किया था, इसमें केवल मुस्लिम संप्रदाय के धर्म गुरुओं के लिए ही था। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय के धर्म गुरु ही इसमें आ सकते थे। फिर लेकिन इबादत खाने में क्या हुआ? सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश, मतलब सभी धर्म को मानने वाले जो भी धर्म गुरु थे वे सभी आ सकते थे, और अपने अपने धर्मों को लेकर जो वाद विवाद होता था उसको कर सकते थे। फिर 1579 में मजहर की घोषणा। मजहर क्या होता है? मजहर मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी धर्म के धर्मगुरु ने बताया कि नहीं मेरा धर्म ऊपर है, ऐसे ऐसे उसको पूरा एक्सप्लेनेशन किया। फिर किसी ने बताया नहीं नहीं मेरा धर्म ऊपर है, ठीक है, रीजन सहित बताते थे अपना। तो जो मजहर की घोषणा मतलब अकबर की इच्छा ही, मतलब अकबर की बात ही आखिरी होता था कि अगर ये कह दिया जिस, मतलब फिर इसकी बात राजा की बात होती थी कि राजा जिसको बता दिया कि जिसके फेवर में उसने कह दिया कि फिर वही मान लिया जाता था कि नहीं ये सही है, ये सर्वोपरि है। मजहर की घोषणा हो गया। 1580 दहसाल बंदोबस्त। दहसाल बंदोबस्त इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके टोडर मल के विषय में, तब इसको अच्छे से समझेंगे क्या है दहसाल बंदोबस्त। भूमि व्यवस्था से रिलेटेड था। ठीक है। 1582 दीन ए इलाही की घोषणा। 1583 नया कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत। 1601 असीरगढ़ पर अकबर का अंतिम अभियान। ठीक है, असीरगढ़ किले पर अकबर का अंतिम अभियान। देखिए 1601 यहाँ से समझ सकते हैं कि 1556 से ही
युद्ध शुरू हो गया था। इसने बहुत सारे पश्चिमोत्तर भारत में भी युद्ध करके जीता था, ठीक है, दक्षिण भारत पर भी अपना आधिपत्य किया था, ठीक है। ये जहाँ भी लड़ता गया जीतता गया। एक प्रकार से समझ लीजिए, हम ये ट्रिकी वाइज आपको कुछ याद कराने की कोशिश कर रहे हैं ट्रिकी वाइज की। जैसे सिकंदर था ना कि वो जीतता जा रहा था विश्व विजेता के नाम से, उसी प्रकार से समझ लीजिए अकबर भी जो भी युद्ध करता था जीतता जा रहा था। एक प्रकार से समझ लीजिए एकदम सिकंदर की तरह था, ठीक है। तो इसका जो मकबरा था वो भी सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अकबर सिकंदर की तरह जो भी युद्ध करता था जीता जाता था। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर विजयी। हेमू की सेना जो है अकबर से बहुत बड़ी थी, लाख गुना बड़ी थी, लेकिन अकबर विजयी हुआ, हेमू पराजित हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध देख लें, यहाँ पर भी अकबर विजयी हुआ और पराजित हुआ। और चाहे हम साम्राज्य विस्तार में देख लें, चाहे राजपूताना विजय में देख लें, पश्चिम भारत वाला तो हम पता ही नहीं है, लेकिन आप लोग अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। तो अकबर एक सिकंदर की भांति लड़ता था, जो भी लड़ता था उसको जीत लेता था। इस प्रकार से समझ लीजिए कि अकबर की मृत्यु के बाद उसका जो मकबरा था वो कहाँ स्थित था? सिकंदराबाद में, ठीक है। आगरा के पास है सिकंदराबाद, वहीं पर दफनाया गया। आगे देख लेते हैं, यही 1605 अकबर की मृत्यु हो जाती है और आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया, ठीक है। तो अकबर का मकबरा भी सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, ठीक है। आगरा का किला, निर्माण कार्य देख लेते हैं इसके कुछ। निर्माण कार्य, आगरा का किला आगरा में, इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में, या प्रयागराज का किला प्रयागराज में, बुलंद दरवाज़ा आगरा, जोधाबाई का महल आगरा। यही बुलंद दरवाज़ा जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, जो कि आगरा में है। लाहौर का किला लाहौर, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, पंचमहल फतेहपुर सीकरी। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, इसके वास्तुकार कौन थे? हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो अकबर के नौरत्न बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम, ठीक है। अकबर के ये नौरत्न थे। बीरबल के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई थी। अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। अगर कहा जाए फिर फैजी कौन थे? फैजी को अकबर ने दरबार में राज कवि की उपाधि दी थी। उल्टा कर देंगे, फैजी को राज कवि की उपाधि थी, जबकि बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी, ठीक है। आगे दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। यूसुफ जई कबीले से लड़ते हुए बीरबल की मृत्यु हो गई थी। आगे देख लेते हैं, अबुल फजल। इतिहास, दर्शन और साहित्य के विद्वान जो अबुल फजल थे, उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक 2 किताब लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक किताब किसने लिखी थी? अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से ही एक थे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जहांगीर के विषय में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।